पंकज चौधरी बने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। सीएम योगी की मौजूदगी में पीयूष गोयल ने किया ऐलान। सर्वसम्मति से चुने गए पंकज चौधरी। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली। सरकार और चुनाव आयोग पर मिली भगत का आरोप। बीजेपी बोली एसआईआर पर भ्रम न फैलाए राहुल गांधी। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक प्रदूषण। हाइब्रिड मोड में चले स्कूल दफ्तर। वर्क फ्रॉम होम लागू। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पीएम को चिट्ठी। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ किए जाने पर जताया ऐतराज। कोयला अफसर तस्करी केस में एफएसडीए का एक्शन। राणाबंधों की कंपनियों का लाइसेंस निरस्त। कोहरे और शीतलहर की चपेट में आया उत्तर भारत। कई जगह गाड़ियां टकराई, कई जगह थमी रफ्तार। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड का जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और देशी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सीधा आपको ले चलते हैं लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। हो शक्ति केंद्र हो, ये सभी लोग अपने बूथ की मतदाता सूची को एक साथ मिलकर के अवलोकन करें। एक बूथ पे बहुत होंगे, 250 से लेकर 250 तक घर होंगे। आसानी से वहां का कार्यकर्ता ये देख सकता है कौन छूटा है, कौन फर्जी है, कौन मृतक है, कौन शिफ्टेड है और कौन यहां से जा चुका है। ये सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। 4 कॉलम आपको मिलेंगे इसमें, एक अनलैपिंग का, एक मृतक का, एक अनुपस्थित यानी एब्सेंट का और एक शिफ्टेड का। कौन शिफ्टिंग कौन हो चुका है इसकी भी सूची होगी। उन नामों को अवलोकन कर लीजिए। देखिए, मैं भी गया था एक जनपद में। वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। आप मुझे बताइए, एक जगह तो ये भी मैंने देखा, एक सज्जन नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके बाद की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, आप जब देखेंगे तब आप मुझे बताइए 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा क्या। लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है। बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। आप मुझे बताओ, अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी। वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा, एक ही परिवार गांव बसा देगा। हमें इस समय उसको देखना होगा। ये भी फर्जी हुआ है। नाम कहां से? पश्चिमी यानी उसमें दिनेजाकपुर, नौगांव असम और मतदाता बने हैं संभल में। क्या मतलब है? ये अवसर है ये सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति का। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए फर्जी नामों के लिए। जो छूट गए हैं एसआईआर के लिए 12 दिन का समय अभी बाकी है। जो नए नाम भरने हैं उसके लिए भी आपके पास समय है। जिनके नाम काटने हैं उनके लिए समय है। और इस समय उन भरवाइए, आपत्ति करिए। ये इसलिए आवश्यक है, चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस एसआईआर की सूची रिफाइंड हो जाएगी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई। केवल 1/4 मेहनत आपको लोक विधानसभा चुनाव में करना
और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन मेहनत आज करनी पड़ेगी, आज मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आपसे आह्वान करूंगा, आज आपको यहां पर विशेष रूप से बुलाया गया है कि नए नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत में और आपका परिचय हो जाए। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष जी हर जिले में जाएंगे, हर जिले में उनका कार्यक्रम लगेगा, हर जिले में आप स्वागत अपने जिले में करेंगे। आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं, आपको गोरखपुर या महाराजगंज जाने की आवश्यकता नहीं। आपको अपने बूथ को संभालने की आवश्यकता है अगले 1 महीने के लिए। अपना बूथ, मेरा बूथ सबसे मजबूत। 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ हर एक बूथ भी पार्टी के द्वारा आयोजित होगा। इस कार्यक्रम को बूथ स्तर पर भी एक आयोजन के साथ ही और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम लखनऊ में इस डबल इंजन सरकार ने एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया है, जिसमें भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाओं को स्थापित करते हुए एक डिजिटल म्यूजियम के रूप में भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत की यात्रा के साथ जोड़ते हुए म्यूजियम बनाया गया है। इन सभी का उद्घाटन का कार्यक्रम और एक बड़ी रैली का आयोजन लखनऊ में होगा। उसके लिए संगठन अलग से बैठक करेगा, व्यवस्था बनाएगा। लेकिन एसआईआर की कार्रवाई के बाद मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं, जो भी कार्यकर्ता यहां पर आए हैं आज के इस कार्यक्रम में, एसआईआर की कार्रवाई आप पूरा कर देंगे तो आपको हम राष्ट्र प्रेरणा स्थल दिखाने के लेकर के आएंगे और यहां दिखाएंगे भी। जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का दर्शन करवाने के साथ ही यहां भी करवा देंगे, यहां भी दर्शन करवाएंगे। आप देखेंगे दिन भर का म्यूजियम में है, बहुत सुंदर है। देश को समझने, विचारधारा को समझने और भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नए भारत दर्शन करना अगर किसी को है, लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का म्यूजियम उसका उदाहरण बनेगा। यह कार्यक्रम भी लखनऊ में 25 दिसंबर को आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के लिए संगठन माननीय धर्मपाल जी अलग से व्यवस्था बनाएंगे। इस कार्यक्रमों के साथ हमें जुड़ना है। फिलहाल मैं आपसे अपील करूंगा, फॉर्म नंबर 6 हर बूथ पर भरवाइए। जो छूट गए हैं, एसआईआर के जो प्रपत्र भी जमा नहीं हो पाए, 12 दिन का समय है, युद्ध स्तर पर लगिए। जो गलत ना है उनके लिए फॉर्म 7 भरवाइए। जहां संशोधन करना है 8A फॉर्म भरवाइए। कोताही मत बरतिए। एक एक बूथ की समीक्षा और एक एक बूथ पर मेहनत परिणाम लाएगी। और दूसरा है, जो शिकायत आती है कि हमारे मतदाता इस बूथ से थे, उस बूथ में नजदीक पोलिंग होनी थी लेकिन 5 किलोमीटर दूर कर दिया। यह अवसर है जब आप उसको बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं, कर दीजिए। अब लेट मत करिए, यह अवसर है। इस अवसर का लाभ आप उठाएंगे इस विश्वास के साथ। एक बार फिर से अपने नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी को हृदय से बधाई देता हूं। इस निर्वाचन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए पीयूष गोयल जी का, माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी का, डॉक्टर महेंद्र पांडे जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सभी करता इतनी सुबह, इतनी भारी संख्या में जितने लोग इस सभागार में हैं, इससे बड़ी संख्या में लोग बाहर हैं, आप सभी आए हैं।
आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मैं आग्रह करूंगा उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी से कि हम सब संबोधित करने का करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एक बार जरा तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे। बोलिए भारत माता की। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कल से आज तक प्रदेश भर के दो तुल्य कार्यकर्ताओं का जो अपूर्व स्नेह मुझे प्राप्त है, उससे मैं गदगद और अभिभूत हूं। मंच पे विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, भारत सरकार के मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव केंद्रीय चुनाव अधिकारी आदरणीय पीयूष गोयल जी, माननीय के लक्ष्मण जी, नवनिर्वाचित माननीय केशव मौर्य जी, निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, विवेश पाठक जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे जी, प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, पूर्व प्रदेश सचिव और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, श्रीमती रेखा वर्मा जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मंसूर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा सुरेंद्र सिंह नागर जी, राष्ट्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही जी, पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे साथ हमारे साथी भारत सरकार के मंत्री बीएल वर्मा जी और पूरे प्रदेश से आए हुए मेरे प्रिय कार्यकर्ता साथियों, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, भाजपा के पदाधिकारी, पूर्व अधिकारी और मेरे मीडिया के साथियों, आप सबको मैं सादर प्रणामता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, गोमती नदी के किनारे स्थित प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सभी के स्नेह, उत्साह, रोमांच एवं हार्दिक स्वागत से खुद को धन्य मान रहा हूं। भारत के सबसे बड़े प्रदेश, जिसे भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु माना जाता है, ऐसे अपने उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व लेते समय मैं रोमांचित हूं, उत्साहित हूं और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। कार्यकर्ताओं के इस महासंगम के अवसर पर आप सभी कार्यकर्ताओं की प्रेमपूर्ण होना से स्वयं को मैं जोड़ रहा हूं। तब यह भाव और बढ़ गया कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री श्री आदरणीय अमित शाह, रक्षा मंत्री
आदरणीय राजनाथ सिंह जी और संघ परिवार का हृदय तल से, हृदय की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मेरे ऊपर भरोसा जताया और मुझे ये महान दायित्व सौंपा है। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी जी लोकतांत्रिक पार्टी में ही संभव है कि वह मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हम पार्टी में कोई वाद नहीं चलता है, ना परिवारवाद चलता है और ना जातिवाद चलता है। हमारी पार्टी का नेतृत्व किसी खास परिवार को मिलता है और ना ही किसी खास जाति को मिलती है। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सक्रिय कार्यकर्ता बड़े से बड़े दायित्व को पहुंच सकता है। इसलिए हम सबको अपनी पार्टी पे गर्व है। साथियों, मैं राजनीतिक जीवन का आरंभ कोई चुनौती मेरा नहीं था, बल्कि एक गलत के सामने हार ना मानने की जिद में हम राजनीति में ऊपर तक आए। मित्रों, हमारे यहाँ समीर सिंह जी बैठे हुए हैं, तमाम हमारे गोरखपुर के लोग बैठे हैं। 1989 में जब सभासद हुआ और सभासद जीतने के बाद डिप्टी मेयर के चुनाव में कुछ कानूनी बाधाएं डाली गई जो एकदम अनुचित था और गलत भी था। अपने समर्थकों के साथ हमने कोर्ट केस, सिविल कोर्ट से लोअर कोर्ट से लगा करके और सुप्रीम कोर्ट तक 7 महीने के भीतर हमने वो लड़ाई लड़ करके वहां से विजय श्री लेकर आया और पुणे गोरखपुर का डिप्टी मेयर में बना। और मानिए ऐसा पहला केस होगा, क्योंकि इलेक्शन पिटीशन हम सब जानते हैं कि इलेक्शन पिटीशन होता है, आदमी का कार्यकाल या तो पूरा हो जाता है या तो नया चुनाव हो जाता है। लेकिन ये पहला उदाहरण था कि इस पिटीशन में कहीं ना कहीं इलेक्टेड पर्सन को स्टे भी किया गया था और 7 महीने के अंदर निर्णय भी आया था। इसलिए इस राजनीति में आने का मुझे मौका मिला था। मित्रों, साथियों, अगर देखें तो इसके बाद 1991 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 26 साल के उम्र में 26 साल के उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महाराजगंज से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का आदेश दिया और महाराजगंज का लोकसभा प्रत्याशी बना। और 1991 से लेके आज चुनाव 1991 और 2024 तक 2024 का चुनाव मैंने महाराजगंज को कभी नहीं छोड़ा और न भारतीय जनता पार्टी को कभी छोड़ा। एक ही पार्टी, एक ही संसदीय क्षेत्र में 7 बार सांसद बनने का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मित्रों, ये सब संभव हुआ है भाजपा के अथिक परिश्रम से, महाराजगंज की जनता की वजह से, अटूट प्रेम एवं भरोसे से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने मुझे भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी और इसे मैं निष्ठा एवं कुशलता पूर्वक निभा रहा हूं। लेकिन मेरी ये नई जिम्मेदारी मेरी अब तक की सभी जिम्मेदारियों से अधिक गंभीर और चुनौतीपूर्ण है। लेकिन विश्वास है कि भाजपा उत्तर प्रदेश के गौरवशाली कार्यकर्ताओं का स्नेह एवं समर्पण इस महान दायित्व के निर्वहन में मेरी मदद करेगी। मुझसे पहले 1980 से अब तक 15 प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भाजपा को चाह है। मैं सभी के अनुभवों से सीखने का और मार्गदर्शन प्राप्त करने का भी प्रयास करूंगा। मित्रों, और कहने इस मंच पे दिवंगत हमारे पूर्व प्रदेश सचिवों की पूर्ण आत्माओं को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित भी करता हूँ। साथियों, किसी भी राजनीतिक दल के 4 से महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं: कार्यकर्ता, कार्यालय, कार्यक्रम और कोष। कार्यालय कार्यक्रम एवं कोष बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यालय हम सबके लिए तीर्थ है। हम पार्टी के लिए राजनीतिक विचारों को देश के अंतर तक पहुंचाते हैं और इन सब के लिए कोष की आवश्यकता होती है। लेकिन
इन सब से महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, कि अगर डेडिकेटेड कार्यकर्ता नहीं है तो बाकी चीजें व्यर्थ है। साथियों, मैं महाराजगंज के कार्यकर्ताओं से हमें कहता हूं कि कार्यकर्ता ही मेरी सर्वोपरि है, वो मेरा बल है और मेरी पूंजी भी है। और मैं 1991 से लेकर 2024 तक के सभी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा है। मेरे मन में अपने कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत आदर है और आज इस मंच से मैं पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आप मेरे लिए सर्वोपरि हैं। आपके लिए लड़ूंगा, अड़ूंगा और लड़ूंगा भी। मैं आपकी बात भी सुनूंगा, आपकी बात भी सुनूंगा और समाधान खोजने के सारे प्रयास करूंगा। कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद में मेरे 35 वर्ष के राजनीतिक जीवन का अभिन्न अंग रहा है। साथियों, जब आज मुझे यह महत्वपूर्ण दायित्व मिला है तो मैं नेतृत्व सब के सही मायने को समझना चाहता हूं और अमल भी लाना चाहता हूं। क्या केवल आदेश देना ही नेतृत्व है? नहीं, मेरे लिए नेतृत्व के मायने हैं बड़प्पन के साथ सबकी बात सुनना और समाधान के हर संभव प्रयास करना होता है। मुझे रूल नहीं करना है, मुझे रूल नहीं करना है, बल्कि रोल अदा करना है। एक समन्वयकारी का रोल अदा करना है, समाधान खोजकर्ता का रोल अदा करना है, एक मुखिया का पूरे परिवार को एक साथ लेकर के चलता है उसका रोल अदा करना है। मुझे पूरे उत्तर प्रदेश भाजपा परिवार को एक साथ लेकर के चलना है। मेरे नेतृत्व मूल मंत्र रहेंगे संगठन, संपर्क, संवाद और समन्वय। संगठन मेरे लिए सर्वोपरि है। संगठन का जो भी आदेश है वो हमारे लिए सर्वमान है। संपर्क और संवाद के माध्यम से संगठन को लगातार मजबूत करना है और पार्टी के विचारों को लगातार जनमानस तक पहुंचाते रहना है। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। आपके और सरकार के बीच समन्वय, आपकी बातें, आपके विचार एवं आपकी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है और सरकार की जनहितकारी कार्यों को जानकारी आम जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी और आप दोनों की है। साथियों, किसी पद पर बैठने वाला कभी भी भूतपूर्व हो सकता है, हो ही सकता है। बस एक कार्यकर्ता ही है जो कभी भूतपूर्व नहीं होता, जो कभी भूतपूर्व नहीं होता है। इसलिए कार्यकर्ता ही असली पूंजी है और असली ताकत है। हमारी पार्टी का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे पास तमाम पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि इन सबके राजनीतिक अनुभव का लाभ पार्टी को मिलता रहे और उनके अनुभवों से पार्टी को समृद्ध होता रहे देखना चाहता हूँ। आज यहाँ पीयूष गोयल जी ने अभी किस प्रकार से देश की गति बढ़ी है, प्रधानमंत्री जी जैसे काम कर रहे हैं, उसका जिक्र किया है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे की तरफ बढ़ रहा है। मैं यहाँ मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय स्वजनों से सीखने को आतुर हूं। मैं आपके सबसे सीखने के आदरणीय सभी मंच के से सीखने के लिए आतुर हूं और आपसे भी मैं सीखने के लिए निश्चित तौर से आतुर हूं। क्योंकि साथियों, जहां तक एक और इस जिम्मेदारी से रोमांचित और गौरवान्वित हूं, और दूसरी ओर भावुक भी हूं। यह कल्पनीय पल है। 1989 में पार्षद के रूप में शुरू हुआ यह सफर आज इस पड़ाव तक पहुंचा है और इस पूरे सफर में मुझे इस नेतृत्व के साथ साथ संघ परिवार का भी भरपूर और कहीं ना कहीं मार्गदर्शन रहा है।
और इस स्नेह और प्रथम पथ प्रदर्शन के लिए संघ के प्रति कृतज्ञ हूं और मैं आशा करता हूं कि अभी मुझे यूं ही स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। आदरणीय श्री भूपेंद्र जी का प्रदेश अध्यक्ष का 3.5 वर्ष का कार्यकाल विशिष्ट रहा है। अपने उत्तर प्रदेश भाजपा परिवार को नई ऊर्जा दी है और मेरा प्रयास रहेगा कि भाजपा परिवार के संगठन को और नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। साथियों, 2014 से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बागडोर संभाला है और आप सबने देखा होगा, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी चर्चा किया और पीयूष जी ने भी उसकी चर्चा की। 2014 का भारत कैसा था और 2025 का भारत आज कैसा है। अगर आप देखें तो हमने समावेशी विकास किया है। प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अगर आप देखें तो पीयूष जी बता रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, मकान को मुफ्त में दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं समावेशी विकास के साथ कोई भेदभाव करके नहीं दिया जा रहा। जो दीनदयाल जी की अंत्योदय सोच थी, उस दीनदयाल जी के अंत्योदय को सोच को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी उस अंतिम व्यक्ति को उसके आम जीवन में जो आवश्यक चीजें हैं उसको कहीं देने का प्रयास मोदी जी ने किया। मित्रों, गरीब को क्या चाहिए? गरीब को एक मकान चाहिए, मकान में एक शौचालय होना चाहिए, बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, गरीब आदमी है तो उसको राशन मिलना चाहिए, बीमार हो जाता है तो दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए, गरीब आदमी है तो कहीं ना कहीं उसको सहायता के रूप में किसान सम्मान निधि भी सरकार हमारी दे रही है। और इतना ही नहीं, केवल गरीबों का उत्थान, देश का विकास नहीं। आज अगर आप देखें तो पूरे दुनिया में मंदी छाई हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में अगर आप देखें तो दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आज निकली है और बहुत जल्द हम कहीं तीसरे स्थान पर पहुंचने वाले हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग भी उत्तर प्रदेश में थे, जब दिल्ली वगैरह हम लोग जाते थे, जब कोई सुनता था कि हम लोग गोरखपुर के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो लोग 2 कदम पीछे हट जाते थे। और भारत सरकार का वित्त मंत्री होने के नाते, राज्य वित्त मंत्री होने के नाते जो मुख्यमंत्री जी ने बदलाव किया है, आज पूरे देश में जाने का मुझे अवसर मिलता है और जब वहां उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनता हूं तो मुझे भी गौरव महसूस आता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में भी ध्यान देना चाहता हूं कि भारत सरकार जो मोदी जी की सोच है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की, उन योजनाओं तक, धरा तक पहुंचाने का काम अगर किया है तो देश में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश का। हमने छवि बदला है। चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पर कहीं ना कहीं हमने सफल लैंडिंग किया है, जो कि विकसित राष्ट्र भी नहीं कर सके हैं। मित्रों, यही नहीं, अगर आप देखें साथियों, तो माननीय मंत्री जी ने इस प्रदेश का कायाकल्प करने का काम किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री एक विशेष आग्रह आप लोगों से किया है कि SIR और उसका पूरा गुण दोष और क्षय हुआ कैसे घटा आ रहा है, उसको भी करना है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि 2027 में जो प्रदेश पुनः भारू मतों से हम लोग जीतने का प्रयास कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने 2/3 मेजॉरिटी की बात किया है, तो ये सही है कि लड़ाई बूथ पे होती है। और SIR जो दिन का समय बाकी है, इसमें हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि सारा काम छोड़ के मुख्यमंत्री जी ने जो विषय को रखा है उसके लिए हमें हर बूथ पर जाने की आवश्यकता है और अपने मतदाताओं का नाम कटने ना पाए उसके लिए हम जाने की आवश्यकता है। और अभी देखें आप, तो अंत में मैं अभूतपूर्व क्षण के इस मंच के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व के प्रति और आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अत्यंत सादर के साथ कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और निश्चित तौर से मैं जितना आपके बीच में बोला हूं, जितने बार जानते हैं, मैं आपके साथ कंधा कंधा मिलाकर आपके दुख दर्द में शामिल रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति से हम सब लोग
राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। सामूहिक आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और रुख करेंगे खबरों का। खबर बलिया से है, जहां पर पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुनील कुमार सिंह ने शुक्रवार को पुलिस लाइन स्थित आदि त्रिपाठी हॉल में मिशन शक्ति 5 के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण और महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। डीआईजी ने मिशन शक्ति के नोडल अधिकारियों और नियुक्त कर्मियों को महिला अधिकारियों के प्रति व्यापक जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला संबंधी अपराधों में पुलिस सघन पैरवी करे ताकि अभियुक्तों को दोषी सिद्ध कराकर जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। समीक्षा बैठक के दौरान डीआईजी सुनील कुमार सिंह ने मिशन शक्ति 5.0 के उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक उप निरीक्षक और 2 महिला कांस्टेबलों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। और लखनऊ से खबर आपको देते हैं, जहां पर भाजपा राष्ट्रीय परिषद में 120 सदस्यों का हुआ है चयन। यूपी से ही राष्ट्रीय परिषद में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम को उनके निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से किया गया है शामिल। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी परिषद में हुए शामिल। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्मृति ईरानी भी परिषद सदस्य, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी भाजपा की राष्ट्रीय परिषद में हुए शामिल। लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी परिषद में हुए शामिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, स्मृति ईरानी बने परिषद, भाजपा की राष्ट्रीय परिषद में हुए शामिल। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी में आज रात से घटेगी वाहनों की रफ्तार। कोहरा धुंध के बीच हादसों में से बचने के लिए उठाया गया कदम। कोहरा धुंध के बीच हादसों से बचने को लेकर उठाया गया कदम। यमुना एक्सप्रेसवे पर घटाई गई वाहनों की रफ्तार। हल्के वाहनों की अधिकतम गति 100 से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे, भारी वाहनों की 80 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे हुई स्पीड। एटा से खबर, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, भाभी की हुई मौत। 25 वर्षीय सुनीता की मौत होने से परिवार में मचा कोहराम। भाभी को एडमिट कार्ड दिलाने द्वारा बाइक सवार गांव मारहरा से एडमिट कार्ड लेने मुख्यालय आ रहे थे देवर भाभी। गांव मारहरा से एडमिट कार्ड लेने मुख्यालय आ रहे थे देवर भाभी। घायल हरकेश पुत्र महेंद्र पाल गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। मेडिकल कॉलेज में घायल को उपचार के लिए भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुटी। थाना फिलवा के पुठिया पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। बुलंदशहर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस ने 2 टप्पेबाजों को किया गिरफ्तार। लिफ्ट देने के बहाने लोगों को बनाते थे शिकार। बुलंदशहर से खबर, पुलिस ने 2 टप्पेबाजों को किया गिरफ्तार।
आरोपियों से 5,720 रुपए नकद हुए बरामद। मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, 2 चाकू भी बरामद। 8 दिसंबर को धौलाना में राहगीर को बनाया था शिकार। आरोपी महबूब पर दर्ज है कई मुकदमे। गलावती पुलिस ने टप्पेबाजों पर कसा शिकंजा। दिनांक 8 दिसंबर 2025 को धौलाना अड्डे के पास से एक 2 मोटरसाइकिल व्यक्तियों ने एक सीधे साधे व्यक्ति के साथ टप्पेबाजी करके उसका बैग ले लिया था। उसके एटीएम से पैसे भी निकाल लिए थे। इस घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए गुलावटी पुलिस ने इस घटना को वर्कआउट किया है। इसमें जो 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनकी पहचान महबूब पुत्र बंदू खां और आमिर पुत्र अली मोहम्मद के रूप में हुई है। ये विजयनगर गाजियाबाद के रहने वाले हैं। इनके पास से बरामदगी में 5,720 रुपए, घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल था वो तथा जो व्यक्ति है उसका जो मोबाइल गया था वीवो का, जो एटीएम फोन था, एटीएम कार्ड था, वो सारी चीजों को बरामद किया गया है पुलिस द्वारा। ये शातिर किस्म के टप्पेबाज हैं। इनके ऊपर 7 से 8 मुकदमे पूर्व में दर्ज हैं गाजियाबाद बुलंदशहर में। इनको गिरफ्तार करके पुलिस अभिरक्षा में किया जा रहा है। हरदोई से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जमीनी विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में हुई मारपीट, गोली भी चली। युवक के हाथ में गोली लगने का दावा। मारपीट में 3 लोग हुए घायल। घायलों को सीएससी पर भर्ती कराया है। सारी थाने के चौधरियापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। युवक के हाथ में गोली लगने का दावा। हम अपना प्लाट बना रहे थे सैनिक तिराहे, जो लखपड़ा मेला के पास में जो गली गई है वहाँ पे। और ये दूसरा पक्ष जो कैलाश सिंह ये कह रहे हैं कि हमारा प्लाट आगे है, आगे तो हमने कहा आप अपना कीजिएगा। और उसके बाद हम अपना ईंट मसाला जो बना रहे थे तो इन्होंने हमारी ईंटें उखाड़ना शुरुआत फेंक दी। तो मैंने उनसे मना किया। मना करने के बावजूद ये ईंटा पत्थर, उसके बाद इन्होंने गोलियाँ चलाई। ये साहब उंगली से लेके छूते हुए निकल गए। ये उंगली साहब पूरी वित्ता हो गई है। खबर बलिया से है, जहां पर पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुनील कुमार सिंह ने शुक्रवार को पुलिस लाइन आरडी त्रिपाठी कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण और महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीआईजी ने मिशन शक्ति के नोडल अधिकारियों और नियुक्त कर्मियों को महिला अधिकारों के प्रति व्यापक जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि महिला संबंधी अपराधों में पुलिस सघन पैरवी करे ताकि अभियुक्तों को दोष सिद्ध कराकर जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। समीक्षा बैठक के दौरान डीआईजी सुनील कुमार सिंह ने मिशन शक्ति 5.0 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उप निरीक्षक एसआई और 2 महिला कांस्टेबलों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पुलिस लाइन से निकलने के बाद डीआईजी सीधे थाना कोतवाली पहुंचे। उन्होंने वहां पर शिकायतकर्ताओं से सीधे मोबाइल पर बात की और उनकी शिकायतों की प्रगति और पुलिस के व्यवहार के बारे में जानकारी ली है। जनपद में हो रही चेन स्नैचिंग और बाइक चोरी की घटनाओं से जुड़े सवालों पर डीआईजी ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मनोबल बहुत ऊंचा है और बदमाशों के लिए हम लोग सख्त और कठोर हैं। उन्होंने सभी को निर्देश दिए कि जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाया जाए।
आज जनपद बलिया में पुलिस अधीक्षक बलिया अधिकारियों थाना प्रभारियों मिशन शक्ति केंद्रों में तैनात महिला और पुरुष पुलिस कर्मचारियों के साथ एक यहाँ पे बैठक की गई पुलिस लाइन बलिया में, जिसमें अब तक मिशन शक्ति अभियान में चलाए गए उनके कार्यों की समीक्षा की गई। जो वरिष्ठ अधिकारियों के अभिलेख उनको उपलब्ध कराए गए थे महिला सुरक्षा स्वावलंबन और उत्थान के इस दिशा में किए गए कार्यों के बारे में पूरा अवलोकन किया गया। खबर बलिया से है, जहां पर आदर्श नगर पंचायत बेलथर रोड के बंसी पैलेस के समीप अफरा तफरी मच घटना उस समय हुई जब अपाचे बाइक से आए 3 बदमाशों ने एक युवक आयुष यादव को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोली लगने से आयुष यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीयर पहुंचाया, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद आयुष की हालत नाजुक देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मऊ रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी है और पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सात बजे थाना अवां पुलिस को सूचना मिली कि आयुष यादव पुत्र बच्चा यादव निवासी बंसी पैलेस ग्राम पंचायत बेलथरा रोड को पुरानी रंजिश के चलते रॉबिन सिंह पुत्र अज्ञात, रोहित पुत्र अज्ञात, राज पुत्र अज्ञात तथा पवन सिंह पुत्र अज्ञात के द्वारा गोली मार दी गई है। घायल को सीएचसी ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों द्वारा उसे जिला अस्पताल मऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था है। कानपुर से है, जहां पर कड़ाके की सर्दी के साथ साथ घने कोहरे ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसका सीधा असर ट्रेनों के संचालन पर पड़ा है। रविवार सुबह दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर घने कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है, जिससे पूरा शेड्यूल गड़बड़ा गया है। कई एक्सप्रेस और स्पेशल ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे की देरी से चल रही है। वहीं कोहरे के कारण कई महत्वपूर्ण इंटरसिटी और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रद्द होने वाली ट्रेनों में मुख्य रूप से महानंदा एक्सप्रेस, वीरांगना लक्ष्मीबाई लखनऊ इंटरसिटी, आगरा लखनऊ इंटरसिटी और बालामऊ पैसेंजर शामिल है। ट्रेनों के लेट होने और रद्द होने के कारण यात्रियों को कड़ाके की ठंड में कानपुर सेंट्रल स्टेशन के खुले प्लेटफॉर्म पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ट्रेन का क्या समय है, कितनी देर से बैठे? ट्रेन अभी आया ठंड ठंडी की वजह से ट्रेनें लेट है। ठंड का असर तो ट्रेनों में नहीं है, पूरा पड़ रहा है। ठंड काफ़ी है, ठंड भी है। ठंड तो काफ़ी है। कितनी लेट है ट्रेन आपकी? आधा 2 घंटे हमारी ट्रेन लेट आई, बहुत परेशानी आई है। अच्छा, ट्रेन में भी जो है कोच में बहुत गंदगी थी, कोई सफाई का प्रबंध नहीं था। सब कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम आ रहे हैं दिल्ली से। अच्छा, मतलब ठंड भी है और सबसे बड़ी बात है कि कोच में जो है गंदगी बहुत है। ठंड नहीं है। ठंड की वजह से ट्रेनें इतना असर पड़ रहा है? ठंड की वजह से इतना नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या कारण रही है। बांदा से खबर, जहां पर कोहरे का कहर जारी, रफ्तार में लगा ब्रेक, घने कोहरे के चलते वाहन रेंगने को मजबूर। बांदा से खबर, कोहरे का कहर जारी, रफ्तार में लगा ब्रेक। चालक हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर। बुंदेलखंड के जिलों में विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम। हेडलाइट चलाकर वाहन चलाने को मजबूर। 15 दिसंबर को घना कोहरा छाए रहने की संभावना। ठंडी हवाओं से बड़ी ठिठुरन, न्यूनतम पारा भी गिरा। स्पीड कम रखें, अनावश्यक यात्रा से बचें। पुलिस ने जनता को दिए सुझाव। हमीरपुर से खबर, जहां पर रोडवेज बस और बोलेरो में हुई जोरदार भिड़ंत। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जोरदार सड़क हादसा। बोलेरो सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हमीरपुर से खबर, रोडवेज बस और बोलेरो में हुई जोरदार टक्कर। बोलेरो सवार 3 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल।
भीषण सड़क हादसे में बोलेरो के उड़े पर खच्चे, सभी घायल इलाज के लिए बांदा रेफर किए गए। 3 शवों को मौदा सीएचसी लाया गया है। मौदा कोतवाली के चौली बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की घटना बताई जा रही। आज दिनांक 14/12/25 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 71.8 किलोमीटर पर एक बोलेरो में पीछे से बस ने टक्कर मार, जिससे मौके पर ही बोलेरो सवार 3 व्यक्तियों का देहांत हो गया एवं 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना मौदाहा को सूचना प्राप्त होने पर पुलिस बल के द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए बांदा चिकित्सालय भेजा गया है एवं मृतक तीनों व्यक्तियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु पंचायतनामा कार्रवाई की जा रही है। चंदौली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मासूम को रौंदा। साइकिल से जो आ रहा था 11 वर्षीय लकी मौर्य। हादसे के बाद ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। पुलिस ने समझा बुझाकर खुलवाया जाम। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार। बबुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत नरहरपुर की यह घटना बताई जा रही। साइकिल से जो आ रहा था 11 वर्षीय बच्चा। हादसे के बाद ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। धक्का लग गया है। किसको? मेरे बेटे को। कितना उम्र था? वही 13-14 साल। कैसे हुई ये घटना? साइकिल से आ रहा था और से ट्रैक्टर से लग गया है। क्या नाम है बच्चे का? आरव सिंह। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से वही मदद चाहते हैं। तहरीर दिया, मुकदमा लिखा जा रहा है। हाँ। एक दुर्घटना हो गई जो 10-11 साल का बच्चा था, उसका किसी ट्रैक्टर के चलते जो है जो कि ट्रैक्टर पकड़ी गई है, उसके चले बुरी एक्सीडेंट कर दिया है। तो खोपड़ी पे चढ़ गई है उसका पछिला चक्का। आखिर क्या कारण रहा दुर्घटना होने का? कारण है कि जो ट्रकें ओवरलोड चल रही हैं, मिट्टी खनन लेकर जा रही हैं और वो ब्रेक लेने के नाम ही नहीं ले रही है, जिसके चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग कर रहा हूँ कि जो कि ब्रेक की स्पीड पे रोक लगाया जाए। बुलंदशहर से खबर, जहां पर पुलिस ने साइबर ठग को किया गिरफ्तार। साइबर क्राइम सेल ने ठग प्रशांत कुमार को गिरफ्तार किया है। 45 लाख रुपए ठगी का आरोपी है प्रशांत कुमार। साइबर क्राइम के 11 मुकदमों का वांछित है आरोपी। आंध्र प्रदेश, बिहार व तमिलनाडु आदि राज्यों का वांछित है आरोपी। साइबर क्राइम सेल ने ठग प्रशांत कुमार को किया गिरफ्तार। एनसीआरबी पोर्टल पर JMIS पोर्टल चलता है, जिसके माध्यम से बुलंदशहर पुलिस ने आज वर्क किया है। उस पोर्टल के माध्यम से हमने एक म्यूल अकाउंट की पहचान की, जिसके माध्यम से 11 शिकायतें एसआईबी पोर्टल पर दर्ज थी, जो विभिन्न राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, वहाँ के लोगों को इसने ठगा था। इस खाते के खिलाफ 11 शिकायतें एनसीआरबी पोर्टल पर दर्ज थी, जिसमें तकरीबन 44,86,000 की धोखाधड़ी हुई थी। जब उस अकाउंट को हमने डेवलप किया तो वो प्रशांत तिवतिया, जो कि अगोता का रहने वाला है, का नाम निकल के आया। सहारनपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में चोले, लाठी डंडे और ईंट पत्थर। 5 महिलाओं सहित करीब 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल भिजवाया। कुछ घायलों की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। थाना बेहर इलाके के गांव झिवरहेड़ी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस फिलहाल मामले को लेकर कार्रवाई में जुटी है। मामला जमीन का है जी। जमीन मेरे के नाम है जी। ग्राम प्रधान और गांव वाले सब मिलकर उसको कब्जा करना चाह रहे हैं। जो हमारे लिए चोटा मारी गई है, सब उस कब्जे का ही वो है। तो कौन कब्जा करता था? गांव वाले हैं।
इतने भीड़ का तो नाम बता कभी कोशिश कर लिया क्योंकि गाँव में पूरे भीड़ उकड़ा प्रधान ने हाँ प्रधान उकसारा गाँव वालों को जमीन दूंगा। मामला मंदिर का चला हुआ सर पिछले 3 साल से। अच्छा। तो इसमें केस पे केस हो रहे थे दोनों साइड से। जमीन है ग्राम समाज की जो कि मौके पर वो 33 बिस्वा है, नंबर 1 है 390, उसमें और ख है। गवर्नमेंट प्रशासन का ये कहना है कि भाई ये जो ग्राम समाज है उसमें 3 बिस्वा में पिछले 10-12 साल पहले शिव जी का मंदिर बन गया था। मंदिर के चलते अभी इन्होंने देखा कि ग्राम समाज की जो जमीन है कि भाई आपस में समझौता किया, कानों को पटवारी पहुंचे थे परसों सुबह ही। आज दिनांक 14 दिसंबर 2025 को थाना बेहट के ग्राम जीवर हेड़ी में 2 पक्षों के बीच ग्राम समाज की भूमि जिसमें मंदिर बना हुआ है उसको लेकर और एक व्यक्तिगत भूमि के चिन्हांकन को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें कि दोनों पक्ष के कुछ व्यक्ति चोटिल हैं। ये सूचना मिलते ही थाना बेहट पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है तथा घायलों का इलाज कराकर दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। और चंदौली से आपको बता देते हैं जहां पर रेलवे ट्रैक के किनारे मिला अज्ञात शव। शत विशत शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। बता दें कि ट्रेन से गिरकर मौत का जताया जा रहा है अंदेशा। सूचना के बाद स्थानीय पुलिस शिनाख्त में जुटी। मृतक के पास पहचान का नहीं मिला कोई सामान। सकलजिया क्षेत्र भोजापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमेठी से खबर आपको बता देते हैं जहां पर खून से लथपथ मिला युवक का शव। जगदीशपुर कोतवाली के गोंगे माऊ निवासी शख्स निर्माणाधीन शमशान घाट पर हत्या किए जाने का शक है। सिर और चेहरे पर ईंट से हमले के दिखे निशान। शव को घसीटकर सड़क किनारे फेंका गया। जगदीशपुर कोतवाली के हारी मऊ गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमेठी से खबर खून से लथपथ मिला युवक का शव। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।